वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के चैनल पर मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अभी के टॉपिक में व्यक्तित्व पढ़ रहे थे और जिसमें हमने व्यक्तित्व के कथन और प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने कई प्रकार पढ़ लिए थे। सेल्डन, क्रेस्मर, उसका भारतीय संस्कृति हो गया, आलपोर्ट के अनुसार हमने पढ़ा, कैटल के अनुसार हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने कई प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार पढ़े थे। लेकिन फिर भी अभी दो तीन प्रकार से जो है वैज्ञानिक है जो बचे हुए हैं, जैसे विलियम जेम्स हो गए, स्टर्न हो गए आपके, और सबसे बड़ा एक जो सिद्धांत आपसे व्यक्तित्व में होता है, जिनका कि मुख्य भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्तित्व को लेके, और जो कि एक जगह बोला जाए कि बहुत ही कंट्रोवर्सी भी रहा है उनका साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो सिगमंड फ्राइड के बारे में भी पढ़ना बाकी है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिसमें अब्राहम मैस्लो वगैरह हमने कई को पढ़ लिया था। तो यदि बात किया जाए व्यक्तित्व के बारे में, तो हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार। अब व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत यदि आगे बढ़े तो अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये जो इनको आप सिर्फ शॉर्ट में याद रखिएगा, इन पे कोई सिद्धांत या थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप स्पेंजर का याद करते हैं या फिर सेल्डन और क्रेस्मर का याद करते हैं, तो उसकी तरह इनका नहीं है कि बहुत डिटेल में, बस इनका नॉर्मली पूछ देता है। कभी कभी क्वेश्चन इनसे यूपी टेट में पूछ सकता है। विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, ये टॉपिक दो तीन वीडियो में चला भी गया और जाहिर सी बात है बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबा टॉपिक भी है। और यदि इसे आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, झटके में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे व्यक्तित्व से कि ग्रंथि के अनुसार किसने बताया है, तो कोमल हृदय और कठोर हृदय किसने बांटा था व्यक्तित्व को। तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से पूछा गया है। फिर इसलिए जब भी किसी टॉपिक को पढ़िए बिल्कुल डिटेल में, आपसे शुरू से ही वादा किया हूं कि साइकोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक और लेक्चर बाय लेक्चर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते हुए एक एक लाइन से आपको लेक्चर मिलेंगे प्लेलिस्ट में, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी 9 10 12 पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में, सारे प्रीवियस ईयर को उठा के लाऊंगा क्वेश्चन। उसके बाद आपके जो नए क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, जैसे ये सभी क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको भी लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर के भी लेके आऊंगा, और आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, और विश्वास मानिए 30 में 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी को आपको यहां से मिलने वाले हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, तो इन्होंने देखे, विलियम जेम्स आपको याद होगा, विलियम जेम्स जब आप मनोविज्ञान के इतिहास पढ़े तो वहां चेतना का विज्ञान आया था, और चेतना के विज्ञान को विलियम वुंट ने दिया था, और उनके सहायक कर्ता विलियम जेम्स थे। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट दिए थे जो कि जर्मनी के थे, और उनके एक सहायक कर्ता थे विलियम जेम्स, और जो कि कहां के थे, अमेरिका के थे। और अमेरिका वाले विलियम जेम्स को क्या मान लिए थे, मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। तो खैर वो तो अलग बात हुई। अब विलियम जेम्स वही व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवहार शब्द, जो कि व्यवहार का अध्ययन किए थे, आपका व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया है। विलियम जेम्स ने कौन सा शब्द दिया है, सॉरी व्यवहार नहीं, देखिए विलियम जेम्स ने कौन सा शब्द दिया है, तो विलियम जेम्स से मूल प्रवृत्ति शब्द, देखिए विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया है, विलियम जेम्स ने दिया। व्यवहार शब्द किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने दिया है। तो इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज और, यदि पूछेगा कि मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया है, तो विलियम जेम्स ने दिया है। और आपसे यह पूछेगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो विलियम मैकडूगल ने दिया है। साइकोलॉजी में है यह कहानी कि शब्द कोई और देता है और सिद्धांत कोई और। तो एक बार आपको शब्द अलग कंफ्यूजन दूरी कर देता हूं। जैसे यदि पूछे कि मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया है, तो हो जाएंगे विलियम जेम्स। नहीं तो कंफ्यूजन पता चला भारी हो गया पेपर में आपको। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम मैकडूगल, नाम तो याद होगा। और देखिए व्यवहार शब्द किसने दिया है,
व्यवहार शब्द किसने दिया है? तो कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने डिटेल में सारी चीज दूंगा आपको यहां पे। यदि पूछेगा व्यवहारवाद और व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान ये किसने दिया है? तो ये कौन है? वाटसन। तो एक बार इस चीज को लिख लीजिएगा नोट करके, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो ही ना। और इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको हर जगह मिलेगा नहीं, कहीं मिलेगा तो गलत मिलेगा, आप भी कंफ्यूज जाएंगे कि यहां पे ये है तो वहां पे ये है। तो भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक एक डिटेल आपको बिल्कुल दूंगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप। तो देखिए, अब ऐसे समझिए, मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया? विलियम जेम्स। अब मूल प्रवृत्ति आपको याद होगा, संवेग और मूल प्रवृत्ति कहानी, भागना दौड़ना हो जाता है, डर लगने पे भाग जाते हैं, या फिर आपको जब कोई चुटकुला सुनाता है तो हंसी आती है। तो ये सभी जो आप क्रियाएं करते हैं, युत्सा की, क्रोध आता है तो युत्सा की भावना होती है, युद्ध करने की इच्छा होती है कि मार दे, पटक दे, तोड़ फोड़ दे। तो जितनी भी ये सारी चीजें होती है, ये सभी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। संवेग जो मन के अंदर उठता है, और जो चीजें बाहर आप दिखाते हैं वो कहलाती है मूल प्रवृत्तियां। तो देखिएगा, विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, इन्होंने सीधा सीधा बच्चों बांटा व्यक्तित्व के कितने प्रकार में? 2 प्रकार को। पहला इनका जो प्रकार था, इन्होंने कहा एक व्यक्तित्व होते हैं जो कि कोमल हृदय वाले होते हैं, और दूसरा व्यक्तित्व होता है जो कि कौन से? कठोर हृदय। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 प्रकार में बांट दिया था, कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। उन्होंने कहा कोमल हृदय वाले दयालु स्वभाव के होते हैं, गुस्सा कम करते हैं, आशावादी होते हैं। कठोर हृदय वाले वो व्यक्ति होते हैं जो दयालु स्वभाव के कम होते हैं, कड़े स्वभाव के होते हैं, उनको क्रोध ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, आशावादी कम होते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी को 2 तरीके से बांटा, एक कोमल हृदय वाले और एक कठोर हृदय वाले। आगे चलें, आगे अगले वैज्ञानिक का नाम लेते हैं, न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। न्यूमैन एवं स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, और इस तो समझ ही गए होंगे किसने दिया? न्यूमैन और स्टर्न ने। इन्होंने 2 प्रकार में बांटा ये भी, और बड़ा ही मजाकिया ढंग से बांटे हैं। एक होते संश्लेषण व्यक्तित्व के व्यक्ति, और दूसरा आप समझ ही गए होंगे होते हैं विश्लेषण व्यक्तित्व। न्यूमैन और स्टर्न ने 2 तरीके से बांटा, संश्लेषण और विश्लेषण। विश्लेषण शब्द का मतलब होता है बांटना, टुकड़ों में बांटना, और संश्लेषण शब्द का मतलब होता है एक में मिलाना या समाहित करना। ये तो आप शब्द समझ गए। देखिएगा, उन्होंने बोला कि विश्लेषण शब्द का जो मतलब होता है टुकड़ों में बांटना। जैसे आप पढ़े होंगे संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। तो संश्लेषण विधि किसे कहते हैं? जैसे आपके सामने कोई समस्या आई, तो समस्या आई तो जैसे देखिए, सॉरी, यदि आपके सामने कोई समस्या आई तो कोई बहुत भारी समस्या है, तो आप उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के हल करते हैं। जब किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विश्लेषण करना। देखिए, बांटना दिख रहा है ना यहाँ पे, वह ब, और यहां पे क्या है? वह है। बोलो वह से विश्लेषण, वह से बांटना।
मतलब विश्लेषण वो होता है जो चीजों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, समस्याओं को और हल करते हैं, तो वो कहते हैं बांटना, विश्लेषण करना। और संश्लेषण का मतलब है जब समस्याओं को आपने छोटे छोटे भागों में तोड़ा है, हल किया है, तो सभी हल को आप एक ही में मिलाएंगे तब जाके एग्जैक्ट आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो जब सभी हल को एक में मिलाया जाता है, एक में समाहित किया जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? संश्लेषण करना या समाहित करना। स से संश्लेषण करना या समाहित करना मतलब मिलाना होता है। तो देखिएगा, विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। संश्लेषण का मतलब होता है समाहित करना, एक में मिलाना। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व दो तरीके के होते हैं, एक संश्लेषक प्रवृत्ति के, एक विश्लेषण। विश्लेषण वो होते हैं जो किसी भी चीज को देखने का जो उनका नजरिया होता है, उनको बारीकियों के साथ देखते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, बारीकियों के साथ देखेंगे, तो विश्लेषण करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। और संश्लेषण वाला व्यक्तित्व वो होते हैं जो किसी को ओवरऑल तरीके से देखते हैं, समाहित रूप में देखते हैं, बारीकियों पर उतना ध्यान नहीं देखते। जो आपने एक बार आप समझ सकते हैं, जैसे आपने थार्नडाइक में पढ़ा था स्थूल विचारक और सूक्ष्म विचारक। तो स्थूल विचारक वाले कौन से होंगे? संश्लेषण। और सूक्ष्म विचारक जो बारीकियों पे ध्यान देते हैं वो कौन से होंगे? विश्लेषण। तो आप समझ गए होंगे कि एक होते हैं विश्लेषण और एक होते हैं संश्लेषण व्यक्तित्व। ये किसने बताया? न्यूमैन और स्टर्न ने। एक बार इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला आते हैं, फेंकने की जरूरत नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। आधुनिक मनोविज्ञान, जो आज का मनोविज्ञान है, वो व्यक्तित्व को कितने प्रकार में मानता है? ये बात है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो ये किस वैज्ञानिक अनुसार नहीं होते? ये व्युत्पन्न होते हैं, मतलब कि जैसे बहुत तरीके से लोगों ने डिस्क्राइब किया। तो ओवरऑल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में किसको सबसे ज्यादा माना जाता है? कोई डेटा नहीं। साइकोलॉजी में जो व्युत्पन्न नियम कहलाते हैं कि सभी चीजों को ओवरऑल, सभी के आपने थ्योरम को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो उसके अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान किसको मानता है? उसके अनुसार है क्या? आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने 3 प्रकार में मानते हैं। एक होता है भावुक, एक होते हैं कर्मशील, एक होते हैं आपके भावुक, एक होते हैं कर्मशील, एक होते हैं विचारशील। देखिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्तित्व के 3 प्रकार मानता है। भावुक व्यक्तित्व वाले, कर्मशील व्यक्तित्व के लोग जिनकी पर्सनालिटी कैसा कर्मशील टाइप का हो, और विचारशील व्यक्तित्व के। देखिए, उनका आधुनिक मनोविज्ञान के साथ व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक भावुक तरीके के होते हैं जिनके अंदर जज्बात ज्यादा होते हैं, ज्यादा जज्बाती होते हैं। एक कर्मशील होते हैं जो कि अपने कर्म पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ज्यादा किसी से और से मतलब नहीं होता। एक होते हैं विचारशील, मतलब वैज्ञानिक लोग जो सृजनशील, उनके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग क्षमता होती है, मानसिक उद्वेलन की, जिनके अंदर जिनका सोच सृजनशील होता है, अपसारी चिंतन करते हैं, जो सिद्धांत सूत्रों इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कैसे कहलाते हैं? विचारशील व्यक्तित्व के लोग आते हैं। तो इस तरीके से आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। लिख लीजिएगा। अगला लेते हैं, जो सबसे जरूरी है व्यक्तित्व में, जिसको पढ़ना सबसे जरूरी है, और इनको खास कर इसलिए समझिए क्योंकि साइकोलॉजी में इनका प्रभाव आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। और जिन्होंने एक बोला जाए तो बहुत ही अद्भुत चीज बता दी व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि अभी तक आप जो व्यक्तित्व पढ़ रहे थे उसमें ये चीजें थी कि व्यक्तित्व में वो वैरायटी बता रहे थे, किसी प्रकार बता रहे थे, वैरायटी बता रहे थे कि व्यक्तित्व इतने तरीके के होते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं। तो खासकर वो व्यक्तित्व के प्रकार बता रहे थे, वैरायटी को बता रहे थे।
जो अभी तक आपके वैज्ञानिक पढ़े कि शरीर के आधार पर कितने तरीके के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो अब आ रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए, उन्होंने व्यक्तित्व को एक व्यापक तरीके से बताया और उन्होंने खासकर इस चीज को बताया कि एक व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होती है, पर्सनालिटी होती है, वो बनती कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बदलती कैसे है, कैसे उसके मस्तिष्क में कोई बात उसके ऊपर प्रभाव डालती है और उसकी पर्सनालिटी कब बदल जाती है उसको खुद नहीं पता चलता, कौन सी चीजें उसकी पर्सनालिटी को बदल देती है, कब बदल जाता है उसे खुद नहीं पता चलता। इन सभी चीजों को जो डिटेल में बताया वो है कौन, सिगमंड फ्रायड, और इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो दो अगला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है या आखिरी भी व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। व्यक्तित्व का कौन सा, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन है, सिगमंड फ्रायड। इसको देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, सिगमंड फ्रायड। तो देखिए सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने जो बात बताई, तो पहले सबसे पहले इनके मॉडल को समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब दिल दिमाग खोलकर, वैसे दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। देखिएगा सिगमंड फ्रायड ने जो बात बताई, मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने एक पहले आकृति बताई, डिजाइन बनाई, जो पहले आपको दिखा देता हूं, और उसी से उन्होंने अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि एक, उन्होंने मन के प्रकार बताए। एक मन होता है आपका अचेतन मन, एक मन होता है आपका अर्ध चेतन मन, और एक मन होता है आपका चेतन मन। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत पर उन्होंने जो बताया, ये तो आप लिख ही चुके होंगे, तो इसको मैं बस मिटा देता हूं। देखिएगा उन्होंने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत बताया, एक होता है आपका चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन और एक होता है चेतन मन। सबसे पहली बात, जब आप मनोविज्ञान के इतिहास पढ़े थे, विलियम वुंड का की चेतना का उन्होंने अध्ययन किया, तो वहां मैंने एक चीज बताया था, या आपने जब मन का विज्ञान पढ़ा था जिसको पोम्पोनॉजी ने दिया था कि ना जी आपका सिद्धांत गलत है, चेरी खा के आइए, दोबारा पढ़ कर आइए तो लॉक किया जाए, पढ़ा था ना आपने उस ट्रिक। तो वहां पे जब मन का विज्ञान पढ़ा तो मैंने बताया था कि वेस्टर्न कल्चर में मन मतलब क्या होता है, मस्तिष्क। तो एक तरीके से इन्होंने आपके मस्तिष्क के क्या बताएं, प्रकार। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जो मस्तिष्क होती है, दिमाग होता है, जो मन होता है, चेतना जो होती है, वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों में पाया जाता, हर व्यक्ति के अंदर ये 3 प्रकार के मन पाए जाते हैं, चाहे हम हो आप हो, सभी के अंदर पाए जाते हैं। और उन्होंने बताया कि अचेतन मन पूरे मस्तिष्क का कितना % होता है, 90%। चेतन मन पूरे मस्तिष्क का कितना % होता है, 10%। और अचेतन मन क्या होता है, अचेतन मन की कोई परसेंटेज नहीं होती। 100 में से 90%, समझ सकते हैं, 100 में से, जैसे आपके पास 100% है, 100 में से 90% किसका हिस्सा होता है, अचेतन मन का, और 10% हिस्सा किसका होता है, चेतन मन का होता है। और उन्होंने एक बात और बताया, जो इन्होंने अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन बताया, इस मॉडल को उन्होंने बोला संरचनात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल, जो इन्होंने मन के प्रकार बताए, इस मन के प्रकार का जो मॉडल है, इसको बोला जाता है संरचनात्मक मॉडल। अरे पूछेगा संरचनात्मक मॉडल में क्या बताया गया है, तो मन के प्रकार। क्या बताया गया, मन के प्रकार। इसी तरह दूसरे साइड उन्होंने एक और मॉडल बनाया, जिस मॉडल को बोला जाता है
आकारात्मक मॉडल, या इसी को कहते हैं गत्यात्मक मॉडल। इसी को आकारात्मक या गत्यात्मक मॉडल। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में ये विचार तो आपके उठ ही रहे होंगे कि संरचनात्मक मॉडल में तो मन के प्रकार बताए कि ऐसा मन, ऐसा मन, ऐसा मन हर व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आकारात्मक मॉडल में क्या बताया? आकारात्मक मॉडल में उन्होंने जो बताया था वो थे आपके व्यक्तित्व के प्रकार। क्या बताया था? व्यक्तित्व के प्रकार। और इसीलिए इसको आप कहां पढ़े? व्यक्तित्व के अंतर्गत। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व में भी 3 वैरायटी। कौन कौन सी? एक होता है इड, आईडी, इड। एक होता है ईगो, और एक होता है सुपर ईगो। स्पेलिंग याद है मुझे, देखिएगा, इड, ईगो और सुपर ईगो। और इन्होंने बोला इड को हिंदी में लिखा जाता है इदम, ईगो को लिखा जाता है अहम, और सुपर ईगो को लिखा जाता है परा अहम। परा अहम, या इसी को कहीं कहीं आप पढ़ेंगे आदर्श अहम। अभी आप समझेंगे भी कि परा अहम सबसे परम अहम क्यों बोला गया सुपर ईगो को, या आदर्श अहम सबसे आदर्श अहम क्यों बोला गया। और अहम का मतलब यहां पे आप अहंकार मत लीजिएगा। अहम का मतलब यहां पे अहंकार नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अहम का मतलब यहां पे अहंकार नहीं। ये शब्द उन्होंने दिए पर इसका मतलब अहंकार से बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखिए कहानी की शुरुआत समझिए। उन्होंने कहा कि अचेतन मन पूरे मन का होता है 90%। ठीक है भाई, पहले इधर की बात समझते हैं। चेतन मन होता है पूरे मन का कितना? 10%। ये भी आपके पल्ले पड़ गया दिमाग में बात। तो उन्होंने कहा कि भाई अचेतन मन के अंदर क्या होता है, आप भी सोचेंगे। अर्धचेतन, भाई 3 तरह के आप मन बता दिए, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। 3 तरह के आपने मन जब बता दिए हैं तो तीनों मन में कुछ तो अंतर होगा ना। जाहिर बात है, अरे हम बोले आपके अंदर 3 तरह के मन होते हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो आप भी सोचेंगे ना, तीनों प्रकार 3 तरह के मन है। हमारा तो समझ में नहीं आता, जो एक ही मन है जो करता है सो करता है वही। 3 तरह के मन में क्या मन करता होगा, क्या अंतर होगा? तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा देखिए, अचेतन मन हमेशा आनंद एवं खुशी के नियम पे काम करता है। अचेतन मन किस नियम को मानता है? आनंद एवं खुशी के नियम को। अर्धचेतन मन किस नियम को मानता है? वास्तविक परिस्थिति। वास्तविक परिस्थिति। और चेतन मन किसको बात हिसाब से चलता है? नैतिकता के नियम पर। नैतिकता के नियम पर उन्होंने कहा कि जो आपके 3 मन है, ये तीनों मन 3 तरह के नियम को फॉलो करते हैं। नियम मतलब उनके 3 वसूल हैं कि मानेंगे तो हम इसी नियम को और नहीं। अचेतन मन आपके आनंद और खुशी के नियम पे चलता है। वो सिर्फ वही काम करेगा, उसी काम को करने का आपको संकेत देता है अंदर से, जिस काम में आनंद या क्या मिले, आपको खुशी मिले। अर्धचेतन मन वास्तविक परिस्थिति के हिसाब से चलता है। अर्धचेतन मन ये देखता है कि सामने परिस्थिति जैसी है वैसा आपको डिसीजन या निर्णय देगा। चेतन मन नैतिकता के नियम पे। चेतन मन हमेशा उसी चीज को फॉलो करेगा जो चीज किस पे चलेगी? नैतिकता पे। मतलब कि जो अच्छी चीजें होंगी, सही होंगी, उसी बात को कौन मानता है? चेतन मन। और वही निर्णय, वैसा ही निर्णय आपको कहेगा। जैसे बोला जाए कि आप जा रहे हैं रोड पर, अब रोड पर जा रहे थे, आप दुकान पे गए। अब दुकान पे जब आप गए तो वहां देखे कि नहीं, एक ठेले वाला फल वगैरह बेच रहा है। अब आपके पास भाई पैसा है नहीं, तो आपको दिमाग में तुरंत टिक 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 3 बात आएंगी। पैसा नहीं है, भूख ज्यादा लगा है, चोरी कर ले क्या,
नैतिकता वाला नियम बोलेगा चोरी करना क्या है, गलत बात है। ये भी बात आपके दिमाग में उठेगा कि नैतिकता का नियम ये बताएगा कि चोरी करना क्या है, गलत बात है। लेकिन अचेतन मन आनंद और खुशी देखता है, वो देखेगा ये फल खाने से या अनार या आम खाने से हमको आनंद और खुशी की प्राप्ति होगी, तुरंत बोलेगा कि चोरी कर लो। यही अंतर होता है, जो आपके मन में दो तीन बातें उठती है ना, वो यही उठाते हैं। अचेतन मन बोलेगा चोरी कर लो, चेतन मन बोलेगा नहीं चोरी मत करो, चोरी करना क्या है, गलत बात है। अब आप पूछेंगे अर्ध चेतन मन क्या करता है, क्योंकि देखिए ये 90 ये 10 इसकी कोई परसेंटेज नहीं होती। ये बोलता है कि सामने देखो दुकानदार है या नहीं, दुकानदार है, अब वो भी चोरी करोगे तो बहुत पिटाओगे। और बोलेगा जब दुकानदार यहाँ जब बोलेगा कि सामने देखो दुकानदार नहीं है ना, अब नहीं है, देखो दूसरी तरफ देख रहा है, या फिर चला गया दुकानदार, अब धीरे से चोरी कर लो। तो वास्तविक परिस्थिति जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से डिसीजन कौन लेता है, अर्धचेतन मन। और चेतन मन हमेशा नैतिकता की बात बोलेगा, चोरी नहीं करना, भूखे मर जाओ उससे दिक्कत नहीं, लेकिन चोरी नहीं करना। और चेतन मन बोलेगा कि इस काम में बहुत ही आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, इस काम को कर दो, सही गलत मत देखो। तो ये बात पहले आप समझ गए कि अचेतन मन आनंद और खुशी के नियम को कैसे मानता है, अर्धचेतन मन वास्तविक परिस्थिति के अनुसार कैसे चलता है, ये भी आप समझ गए। चेतन मन नैतिकता के नियम को कैसे फॉलो करता है, ये भी बात समझ गए। अगली बात समझिए कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया, महोदय ने और बातें बताई कि आखिर अचेतन मन के अंदर होती कौन सी चीजें हैं, अचेतन मन के अंदर आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि व्यक्ति को इतनी प्रभावित कर देती है आनंद और खुशी के लिए। उन्होंने बोला जितने भी असामाजिक कार्य हैं, कैसे कार्य, असामाजिक कार्य, जितने भी अमर्यादित कार्य हैं, अमर्यादित कार्य है, जितने भी आपके अंदर संवेग हैं, जितने भी व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्ति होती है, जितने भी आपके अंदर दमित इच्छा है, क्या दमित इच्छा, आपके अंदर जो उन्होंने एक शब्द बताया था यौन ऊर्जा, यौन ऊर्जा या यौन ऊर्जा को लिए उन्होंने एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया था जिसे बोलते हैं लिबिडो, लिबिडो, क्या बोलते हैं, लिबिडो। उन्होंने कहा अचेतन मन के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य, संवेग, मूल प्रवृत्ति, दमित इच्छाएं, यौन ऊर्जा, जिसको उन्होंने क्या बोला था, लिबिडो। बोले ये सारे चीजें आपके कहां होती हैं, अचेतन मन के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीजें पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए आप। अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जहां नहीं समझ में आ रहा है तुरंत कमेंट में टाइप मार दीजिए, अभी के अभी तुरंत, जिस कमेंट बॉक्स खुला होगा तुरंत टाइप मार दीजिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी, नहीं तो फिर आप याद करते रहेंगे, या फिर आपको याद करना पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तब उसको जरूर टाइप करिए, और सरल तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो समझिएगा, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि असामाजिक कार्य क्यों, जैसे असामाजिक कार्य क्या, कि रास्ते पे जा रहे हैं, रोड लाइट देखे रात में दो दोस्त, तो रोड लाइट तोड़ना, पत्थर मार के क्या सामाजिक कार्य है, कैसा कार्य है, असामाजिक कार्य। और उस असामाजिक कार्य में आपको क्या मिलती है, शरारत आपकी जितनी होती है, बदमाशियां जितनी होती है, वही सब क्या होती है, असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य। तो उन सभी कार्यों को मिल करके आपको क्या मिलती है, आनंद और खुशी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी असामाजिक अमर्यादित कार्य हैं, जितने भी आपकी शरारतें होती हैं, बदमाशियां होती हैं, जिनको करके आपको आनंद या खुशी मिलती है, वो सारी चीजें कहाँ होती है, अचेतन मन के अंदर। जितने भी आपके संवेग हैं, क्रोध, गुस्सा, रोना, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके अंदर, संवेग और मूल प्रवृत्ति की, डर लगा तो भाग गए, गुस्सा आया तो तोड़ फोड़ दिए, कोई आनंद की चीज मिली तो हंसने लगे। तो ये सारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं या संवेग हुई, ये सभी किसके अंदर होती हैं, अचेतन मन के। दमित इच्छा, दमित इच्छा समझिएगा, आपका शॉपिंग करने का मन कर रहा था, नया मोबाइल लेना था, मान लीजिए, अब मान लीजिए 10,000 आपने रखे थे, 4,000 कम पड़ रहे थे, पापा से बोले पापा 4,000 रुपए दे दीजिए, मोबाइल है। पापा बोले चट, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है और 4,000 रुपए लेगा, ऐसा होता है। तब तुरंत पापा हाथ उठाए, 2 हाथ दिए और कह निकलो यहाँ से, तो 4,000 रुपए तुम्हें चाहिए, भी एक मोबाइल है, वीडियो देखता नहीं है, बस देख के आधे में भाग जाता है, शेयर करता नहीं, इसको पैसा नहीं मिलेगा। तो जब आपको कोई इच्छा होती है, देखिए समझिए, जब आपकी कोई इच्छा होती है, जैसे आपने पापा से मांगा 4,000 रुपए कि मोबाइल
खरीदना है दे दीजिए, 10,000 हम अपने पास रखे हैं, तो तुरंत मना कर देते हैं, मना करते हैं, आप भी मान जाते हैं, रोते हैं आप बैठ के रात भर, खाना नहीं खाएंगे ये वो, 1-2 दिन नाटक आपके चलते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आपके दिमाग से वो सारी चीजें निकल जाती हैं, आप भी सोचते हैं ठीक है चलो जो मोबाइल उसी से भी काम चलाते हैं, लेकिन आप उस बात को भूल जाते हैं कि वो मोबाइल पसंद थी और मुझे लेनी थी, लेकिन आपका अचेतन मन उस बात को याद रखता है। जो आपकी इच्छा थी मोबाइल लेने की, वो दमित मतलब दब गई है, और वो दब के कहां चली गई है? अचेतन मन के अंदर। आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन अचेतन मन उस बात को याद रखेगा कि 4,000 की वजह से वो मोबाइल नहीं मिला और वो मोबाइल मुझे बहुत पसंद है, उसकी इच्छा है, वो चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और आपको कब याद करवाएगा अचेतन मन? अचेतन मन अपने हिसाब से चलता है, इस पे आपका काबू नहीं, ये अपने हिसाब से भागता है, आप ये अपने हिसाब से सब याद रखेगा। अब जब आप मान लीजिए कमरे के अंदर 1-2 महीने बाद आप घूम रहे हैं घर में, तभी आपने फ्रिज पे देखा 4,000 रुपए, तुरंत अचेतन मन नॉक नॉक करेगा कि सुनो, इसी 4,000 की वजह से इच्छा नहीं पूरी हुई थी, कोई देख नहीं रहा, चुरा लो, किसी को पता नहीं चलेगा, चोरी करो और चल के क्या खरीद लो? मोबाइल। ये होता है अचेतन मन, जिसके अंदर इच्छाएं दबी होती हैं, लेकिन एक समय आने के बाद जब वैसी परिस्थिति वो देखता है तो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता है। दमित इच्छा मतलब जो इच्छाएं दब गई हैं, पर जैसे आपने 4,000 देखा, तुरंत वो इच्छा अचेतन मन तुरंत बाहर निकालता है कि इसी 4,000 की वजह से जो पापा नहीं दे रहे थे, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, उठाओ चुराओ, कोई देख नहीं रहा, चलो अपनी इच्छा पूरी करो, क्योंकि इच्छा पूरी होगी तो आपको क्या मिलेगा? आनंद और खुशी। यौन ऊर्जा और लिबिडो क्या होता है? यौन ऊर्जा या लिबिडो के बारे में उन्होंने ये बताया कि जितनी भी तरह के व्यक्ति के अंदर जो उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो उन सभी चीजों को उन्होंने बोला कि यौन ऊर्जा, बोला कि किसी भी कार्य को करने में जो आपकी उत्तेजना होती है, जो आप बढ़ चढ़ जाते हैं किसी कार्य करने के लिए, जो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उन सभी चीजों को उन्होंने यौन ऊर्जा बोला। और जो उन्होंने बोला कि जो फुर्ती होती है, स्फूर्ति होती है लोगों के अंदर, उसी को उन्होंने क्या बोला? यौन ऊर्जा। और उसी यौन ऊर्जा के लिए उन्होंने एक शब्द दिया, क्या शब्द दिया? लिबिडो। कि जो आपके अंदर फुर्ती होती है, एक्साइटमेंट होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, कि नहीं खाना खाना पसंद है, खाना खाना सुनते हैं आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या शीशा फोड़ना दूसरे का पसंद है, मार के पत्थर, रोड लाइट तोड़ना पसंद है, कोई नहीं देखा तो आप बहुत एक्साइटेड, आज तोड़ेंगे लाइट, या आप किसी को पटाखे जलाने पसंद हो गए दीपावली पे, तो वो ऊर्जा जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देती है उस काम के लिए, उसी को क्या बोले? यौन ऊर्जा। और ये भी यौन ऊर्जा रहती कहाँ है? ये भी रहती है चेतन मन के अंदर। तो ये आपको एक्साइटेड करेगी किस चीज के लिए? जिसमें आपको आनंद एवं खुशी मिलेगा। गणित पढ़ने की एक बात आएगी, यौन ऊर्जा देखेगा कि गणित पढ़ने में आपको आनंद और खुशी नहीं मिल रही, तो आपको ऊर्जा देगा ही नहीं शरीर को। समझिएगा ऐसे, जैसे बहुत बच्चों का फेवरेट विषय गणित नहीं होता, गणित छोड़िए, बच्चों का पढ़ना ही फेवरेट विषय नहीं होता, असली बात पे आइए आप, कि पढ़ना ही फेवरेट काम नहीं होता है आपका। तो सोचिए 2 कंडीशन, आपको बैठाया गया पढ़ने के लिए, बैठो पढ़ो, उसमें भी दे दिया गया कैलकुलस और गणित थमा दिए गए पढ़ने के लिए। अब आपको गणित दे दिया गया पढ़ने के लिए, एकदम जमीनी स्तर समझिए, तो आपके शरीर में पूरी तरह सुस्ती छा जाती है, सर लगता है दर्द करने लगता है, शरीर में जान ही नहीं है, कोई 1-1 लीटर आपको ग्लूकोज घोल के पिला दे, पानी चढ़ाने की नौबत आ जाएगी, ऐसी हालत हो जाती है, सब्जेक्ट सुनते या पढ़ने का नाम सुन के पूरा सर लगेगा दर्द करने, शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहती है, लगता पता नहीं कहाँ शरीर कैसा हो गया, एक सिरिंज लगाया जाए, पानी भी चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ऐसी आपकी हालत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो यौन ऊर्जा होती है, ये आपके शरीर के लिए एक्टिव होती ही नहीं है। क्योंकि पढ़ाई में आपको क्या नहीं मिलेगा? आनंद और खुशी। पढ़ाई में आपका दिमाग जान रहे कि पढ़ाई करके गणित हमको आनंद खुशी नहीं मिलेगा, इसलिए आपका यौन ऊर्जा एक्टिव नहीं होता है। लेकिन सोचिए वही कंडीशन है, आप थके हारे बैठे हैं, खूब नींद आ रहा है, गिरे जा रहे हैं, बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, और उसी समय बोला जाए कैसा करो, छोड़ो सब, चलो मूवी देखने चलते हैं, टिकट लेके आए, मूवी देखने चलते हैं, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेंगे, और उसी समय जैसे ये कंडीशन आपके सामने आया, तुरंत आप देखेंगे आपका शरीर पूरी एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा, सारी सुस्ती गायब, एकदम बॉडी में लगेगा कि एकदम खून पूरी स्पीड से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिया, ऊर्जा से आप क्या हो जाते हैं? भरपूर हो जाते हैं। तो क्यों भरपूर हो जाते हैं? गणित के समय आपको आनंद खुशी नहीं मिल रहा था, इसलिए यौन ऊर्जा एक्टिव नहीं हो रहा था, क्योंकि ये भी कहाँ है? अचेतन मन के अंदर। और अचेतन मन तभी किसी चीज को एक्टिव करता है जब उसमें क्या मिलेगा? आनंद और खुशी। और जैसे ही मूवी देखने के बाद, वो भी कैसे? मूवी देखने चलेंगे वो पीछे के डायमंड सीट पे, और वो मिलेगा क्या? पॉपकॉर्न विद कोल्ड ड्रिंक। तो वैसे ही आपकी यौन ऊर्जा क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, जो आपको पूरी तरह एक्साइटेड कर देती है, बॉडी में पूरी तरह एनर्जी आ जाती है। तो उसी को उन्होंने बोला यौन ऊर्जा, और उसी को उन्होंने क्या कहा? लिबिडो।
और उन्होंने बोला कि यौन ऊर्जा मूल प्रवृत्ति को प्रभावित होती है, मतलब भागने में, क्रोध आने पे जब आप किसी चीज को तोड़ते फोड़ते बहुत एक्साइट हो जाते हैं, तो उसको रोना हुआ, हंसना हुआ, इन सभी चीजों के पीछे भी जो एनर्जी होती है वो कौन होती है? यौन ऊर्जा ही होती है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि यौन ऊर्जा हो गया, मूल प्रवृत्ति, दमित इच्छाएं, असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य, ये सभी किसके अंदर होते हैं? अचेतन मन के अंतर्गत। तो ये इन चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा, ओवरऑल जो आपको समझाऊं, अचेतन मन, सारे शरारत बदमाशियां, पूरा फात, सब किसका जड़? अचेतन मन का। अचेतन मन वास्तविक परिस्थिति, जैसा कंडीशन उस हिसाब से डिसीजन आपको बताएगा। चेतन मन नैतिकता वाली बात सिर्फ आपको बताएगा। अब ये तीनों आपके अंदर काम कैसे करते हैं इसको समझिए। वही कंडीशन लीजिए, ठेले पे हैं, अनार है, सामने आदमी है, आप गए खरीदने, पैसा है नहीं, भूख बहुत तेज लगा हुआ है। तो आपके दिमाग में, आप कभी भी विचार कीजिए इस बात पे कि आपके दिमाग में तीनों चीजें आती हैं। नैतिकता की बात, चोरी करना गलत बात है, नहीं करेंगे। अचेतन मन, चोरी कर लो, खाने के बाद बहुत मजा आएगा, चोरी करके खाने का अलग ही मजा है, होता ना। जो गर्मियों का मौसम आ रहा है, अपने बगीचे से आम खाने में नहीं मजा आता, अपने पास आम के 10 पेड़ रहेंगे, उससे आम खाने में नहीं मजा आएगा, लेकिन पड़ोसी के घर जाएंगे और पड़ोसी के आम तोड़ कर, चुरा कर एक आम भी मिल जाए खाने को, तो उसका अलग ही मजा है। आप सुनेंगे और इस बात को महसूस किए होंगे कि अपने बगीचे में से 10-10 पेड़, 20-20 पेड़ हो, उस आम का उतना मजा नहीं आता है जितना मजा पड़ोसी या किसी दूसरे के आम के पेड़ से आम चुरा के खाने में आता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर चेतन मन चलता है और वहां पे आपको अलग खुशी मिलती है। तो चेतन मन बोलेगा चुरा लो, तो आपके दिमाग में तीनों विकल्प आते कि चोरी कर लो, दूसरा विकल्प आएगा नहीं नैतिकता, चेतन मन बोलेगा नहीं चोरी करना गलत बात है, मत करो। और आपके अंदर यह भी आता है कि सामने दुकानदार है, अभी चोरी करेंगे तो पकड़ जाएंगे, और दुकानदार कहीं उठ के चला गया है दूर, तो आपके अंदर यह भी विकल्प आएगा, वो अचेतन मन देता है कि दुकानदार नहीं है, इस समय चोरी किया जा सकता है। तो आपके अंदर ये चारों पांचों विकल्प आते हैं। तो ये चारों पांचों विकल्प कौन देते हैं? यही तीनों मिलकर। आपके अंदर जितने भी किसी चीज को लेकर डिसीजन या निर्णय लेते हैं आप, तो उस निर्णय पहले आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पेपर में 4 ऑप्शंस आते हैं, उसे 4-5-10 ऑप्शंस मिलते हैं। तो 4-5-10 ऑप्शन क्रिएट कौन करते हैं? यही तीनों करते हैं। और जब ये तीनों करते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि किसी एक को चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे करवा देते हैं, ऐसा मत कहिएगा कि किसी को 2 हाथ मार दिए तो बोले अरे मार क्यों दिया? अरे सर हम थोड़ी ना मरवाए थे, वो अर्पित सर पढ़ाए थे सिग्नल फ्लाइट का, अचेतन मन मरवाया है, हम नहीं मरे। तो ऐसा नहीं होता, ये आपको ऑप्शंस देते हैं कि ये 4-5-10 ऑप्शन बन जाएंगे आपके। उस ऑप्शन में से आप किसको चुनते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप पढ़े होंगे कि इच्छा शक्ति, जिसे बोलते हैं विल पावर, की इच्छा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। चारों ऑप्शन है आपके सामने कि चोरी करना गलत बात है, मत करो, चोरी कर लो, खाने में बहुत मजा आएगा, दुकानदार सामने है, चोरी मत करो, दुकानदार सामने नहीं है, चोरी कर लो। चारों ऑप्शन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है कि ये खुशी वाली बातें छोड़ के आप उस बात को चुनते हैं कि चोरी करना गलत बात है, हम चोरी नहीं करेंगे। आप उस बात को चुनते हैं कि चोरी करना गलत बात है, हम चोरी नहीं करेंगे। ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है कि आप नैतिकता को कैसे चुनते हैं। जिसकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत, उतनी ज्यादा वो नैतिकता को चुनेगा। और उदाहरण लीजिए, आप ऑनलाइन आते हैं पढ़ने के लिए साइकोलॉजी की क्लास, और जब पढ़ना शुरू करते हैं तो तब से नीचे आपको 2-3-4 रील दिख जाएंगे या कोई एक वीडियो दिख जाएगा। यूट्यूब तो भाई पूरी तरह दिमाग पढ़ लेता है, आपके सर्चिंग के हिसाब से आपको उस तरह की चीजें, वीडियो आपको सप्लाई तुरंत करता है। अब आप ऊपर वीडियो चल रहा है, अभी विलियम जेम्स ही आए हैं कठोर हृदय और कोमल हृदय लेके, तब तक आपको नीचे दिखा 2-3 चीज, आपके दिमाग में 2-3 बात आएगी। पहला हल्का सा क्लिक आएगा कि पढ़ाई कर लेते हैं, गुस्सा आएगा कि नहीं देख लेते, पढ़ाई तो बादों में हो जाएगा, वीडियो थोड़ी ना डिलीट हो जाएगा, बाद में भी कर लेंगे पढ़ाई और नोट्स। तीसरा आएगा आपके अंदर देख के फिर दोबारा तुरंत वीडियो देख लेंगे, और चौथा आएगा कि छोड़ो वीडियो कल देखेंगे। इस तरह के आपके दिमाग में कई ऑप्शंस आते हैं। तो सारे ऑप्शन कहाँ आते हैं? अचेतन मन बोलता है कि छोड़ो पढ़ाई, पहले वीडियो देखो। चेतन मन बोलेगा नहीं पढ़ाई करना जरूरी, अभी वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है। और चेतन मन बोलेगा अरे पेपर दूर है, वास्तविक परिस्थिति ये कि यूपी टेट अभी बहुत दूर है, एक आध 2 वीडियो देखा ही जा सकता है, कल भी पढ़ा जा सकता है। ये कौन बोलेगा? और चेतन मन वास्तविक परिस्थिति के अनुसार। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनमें से किसका चुनाव करते हैं। जिस बच्चे की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, वो वैसे ही नैतिकता के नियम को मानेगा, उसका चुनाव करेगा, वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा क्या होते हैं? सफल। और जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति या जिस बच्चों की इच्छा शक्ति जितनी कमजोर होती है,
वो उतना ही किधर चला जाता है, अचेतन मन की तरफ, और वो उतना ही असफल हो जाता है। तो सफल होना है तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। अचेतन मन करेगा तो हम जान रहे तुम बहका रहा है, खुशी और आनंद दिखा के 2 मिनट के लिए ना बहका रहा है हमको पढ़ाई लिखाई से, तो अगर तुम चुप हो अभी हम पढ़ेंगे। वीडियो कल देखा जा सकता है, आज हम पढ़ेंगे, वीडियो कल देखेंगे। और जब कल आए ना तो कल फिर बोलिए कि आज हम पढ़ेंगे वीडियो अगले दिन, तीसरे दिन भी यही उससे बोलिए कि आज हम पढ़ेंगे वीडियो अगले दिन। तो ये होता है आपका चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन। तो समझिएगा इस बात को। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, और इसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अचेतन मन के बात जितना ज्यादा मानेगा उसका व्यक्तित्व क्या कहलाता है, इड या इदम। जो व्यक्ति अर्धचेतन मन के हिसाब से चलता है उसके व्यक्तित्व को उन्होंने क्या नाम दिया, ईगो या अहम। जो व्यक्ति चेतन मन के हिसाब से चलता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्होंने क्या नाम दिया, सुपर ईगो या परा अहम या आदर्श अहम। अब आप समझे कि इसमें परा अहम मतलब परम, बहुत ही महान, आदर्श आइडियल क्यों लिखा गया है, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति किसके हिसाब चलेगा, नैतिकता। और जो नैतिकता को मानेगा वही क्या है, परम महान है, वही क्या है, आदर्श है, उसी को आदर्श व्यक्ति बोला जाएगा। इसलिए उन्होंने आदर्श और परम क्या शब्द जोड़ा है। तो आप समझ गए होंगे। तो एक बार इसको ले लीजिए, बना लीजिएगा। एक चीज और कि उन्होंने कहा था कि अचेतन मन की गहराई कितनी होती है, अगणित। अचेतन मन की गहराई अगणित होती है, मतलब इसकी गहराई आप माप ही नहीं सकते। इसके अंदर कितनी इच्छाएं दबी होंगी, इसके अंदर आनंद और खुशी के लिए बहुत 75 तरीके होंगे। इसके अंदर से इतनी आपके जितने भी आपके दिमाग में उठते हैं ना बातें, ये कर ले मजा आएगा, ये कर ले मजा आएगा, ऐसे चलते घूमने के लिए, मतलब इसकी गहराई अगणित है, गणना ही नहीं की जा सकती इसकी गहराई कितनी और कितना ये फैला हुआ है। 75 बात आपके दिमाग के अंदर अभी वीडियो देखते देखते आपके अंदर खुशी और आनंद के लिए कितनी बार आपको भटका चुका होगा।